भारत को भी मजबूत करेगा। रूस पर पाबंदियां हैं, अगर वो भारत के साथ मेक इन इंडिया में जाता है और यहां से वो प्रोडक्ट दुनिया के मित्र देशों तक जाते हैं तो उससे जो अर्निंग होगी शायद उससे रूस को भी फायदा हो। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने ब्रिक्स की भी बात की है आज। क्या इशारा दे रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन खास तौर पर अमेरिका को? राजीव जी, आपके हम फोरम पे पहले बात कर चुके हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स ही तो उसके माइंड में है। उसने ही तो चाइना को समझाया है कि अगर आप ब्रिक्स को में मेजर गेम खेलना चाहते हैं, और चाइना इज ऑलरेडी ड्रीमिंग ऑफ ब्रिक्स करेंसी, कहते हैं अगर आपको वो अपना सपना साकार करना है तो आपको पहले भारत के साथ में अपने जो डिफरेंसेस है उसको सॉर्ट आउट करिए। ये जो ईस्ट में जो आपने डिफरेंसेस पैदा किए हैं इसको एकदम से सॉर्ट आउट करिए और साथ में साझेदारी करिए भारत के साथ। ये चाइना समझ गया है। चाइना ने कुछ कदम भी उठाए हैं जिसको सबने नोटिस किया है, पर आप बात ये है कि ये थोड़ा गेम और भी थोड़ा समझदारी करेगा, क्योंकि चाइना की अपनी और भी मजबूरियां हैं। हम चाइना को तो क्रिमिनल या विलन बना सकते हैं, पर उसकी एक्चुअल मजबूरियां भी हैं, वो हमको दूर करेगा। इसलिए ये ब्रिक्स में जो मिल के साझेदारी के साथ जो चाइना, इंडिया और रशिया, RIC जिसको आप कहते हैं, अगर वो कॉम्बिनेशन बैठ के काम करता है तो ऑब्वियसली देन वी कैन ओवरकम एनीथिंग। चाइना को अभी प्रॉब्लम है अमेरिका से, चाइना क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा सप्लाई कर रहा है अमेरिका को, बड़ा पैसा कमा रहा है, वो अपने मार्केट को बरकरार रखना चाहता है। इसलिए रशिया इज ट्राइंग टू फाइंड द मेथड। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, एक सब बड़ी चीज ये है, बाकी कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन और इजराइल, ये सारे के सारे वेट कर रहे हैं। इजराइल एक ऐसा कंट्री है जो वेट कर रहा है, वो कहता है कि वॉट एवर हैपन्स इजराइल विल बी द गेनर। वो हर के, क्योंकि वो जितनी भी अपग्रेडेशन ऑफ एनी वेपन सिस्टम ऑफ रशिया है, इजराइल ने हर वक्त आके मदद करी है। चाहे मैरिंग फ्रेंच विद रशियन वेपन सिस्टम, आई हैव सीन इजरायली टेक्नोलॉजी देयर, इजरायली टेक्नीशियन, इजरायली साइंटिस्ट, दे आर ऑलवेज देयर। वो उन्होंने इटली को भी मदद करी थी, चाइना के अपग्रेडेशन में भी इजराइल पहुंच गया था। तो आप ये बात याद रखिए कि बाकी कंट्रीज भी आपके इसका फायदा उठाएंगी जो इंडिया और रशिया के बीच में होगा। पर यूरोपियन यूनियन की मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो नेटो को बनाता है वो बड़ा चैलेंज में आएगा इस बात से, क्योंकि एक बार आपका वेपन सिस्टम आके मार्केट में आ जाएंगे, नेटो के वेपन सिस्टम को कोई खरीदेगा नहीं। जैसे कि 1967 में पानब्रो एयर शो की रिपोर्ट थी, एक एयरक्राफ्ट था हमारे पास मारुत HF-24, उन्होंने कहा था कि अगर बाय 2000 इफ दिस एयरक्राफ्ट इज अलाउड टू डेवलप विद प्रॉपर इंजन, नो थर्ड वर्ल्ड कंट्री विल बाय एनी एयरक्राफ्ट। ये रिपोर्ट थी और वो बड़ी आराम से उस HF-24 को ग्राउंड कर दिया गया, वाकई फॉरेन प्रेशर से। वाकई ये हमको सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत के भी कुछ रिजर्वेशंस हैं, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा डर डोनाल्ड ट्रंप को इसी बात का है कि ये जो आर करेंसी वाले जितने भी कंट्रीज हैं ब्रिक्स वाले, ये अगर एक हो गए तो एक बड़ा हिस्सा डोनाल्ड ट्रंप से दूर जाएगा। फिर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन होने की बात दूर है, फिर कहीं मेक एशिया ग्रेट अगेन हकीकत में ना उतर जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही मेरे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। और अब आगे पाकिस्तान में बड़ा बदलाव। पाकिस्तान में आर्मी चीफ आसिम मुनीर की पावर और बढ़ गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 5 साल के लिए देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी CDF के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ऑफिस ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि PM नवाज शहबाज शरीफ की ओर से मिली मुनीर को सेनाध्यक्ष यानी COAS और रक्षा बलों के प्रमुख CDF दोनों बनाने की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने एक्स हैंडल पोस्ट पर कहा कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मुनीर को CDF के साथ 5 साल के लिए COAS के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी। PM शहबाज शरीफ की मुनीर को अधिक शक्ति सौंपने की इच्छा पर अटकलों के बाद ये बयान
बनाया। दरअसल शरीफ सरकार को 29 नवंबर को देश के पहले रक्षा बलों की प्रमुख की नियुक्ति को अधिसूचित करना था, जिस दिन ऐसा काम होना था जिस दिन मूल 3 साल का कार्यकाल समाप्त हुआ। रक्षा बलों के प्रमुख की भूमिका पिछले महीने संविधान के 27वें संशोधन के तहत बनाई गई। इसका लक्ष्य सैन्य कमान को केंद्रीकृत करना और इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की सेवा में 2 साल के विस्तार को भी मंजूरी दे दी, जो 19 मार्च 2026 से प्रभावी होगा। पाकिस्तान में मुनीर की ताकत कैसे बढ़ी? पाकिस्तान में मुनीर की पावर और बढ़ गई। जो हम आपको बता रहे थे उसे भी आप समझते चलें। मुनीर को ग्राफिक्स के रूप में आप समझे असीम पावर मिली है। मुनीर पाकिस्तान के पहले CDF नियुक्त हुए, देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया। मुनीर को CDF के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी अब मिली है। 5 साल के कार्यकाल पर मुहर लगी। शहबाज के अनुरोध पर मुनीर का कार्यकाल और कद दोनों बढ़ा। नए संवैधानिक संशोधन के तहत पद का गठन। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि अब मुनीर किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं होंगे। उनके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता, उनको ट्राई नहीं किया जा सकता, उनके फैसलों का विरोध नहीं हो सकता। और मुनीर अब एक तरीके से पूरी तरीके से इम्यूनिटी पा चुके हैं। संवाददाता बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जैसे ही जुड़ेंगे हम और विस्तार से उनके साथ जानकारी लेंगे। लेकिन पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर बन गए हैं। अब तक फील्ड मार्शल थे, अब कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस के वो चीफ बना दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जो हालत थी उसे भारत ने सैटेलाइट इमेजेस से सामने रखा। लेकिन ये अजीब पाकिस्तान है जो उसके बाद लगातार कह रहा है कि उसने ये कर दिया और वो कर दिया और उसमें फील्ड मार्शल भी बना दिया गया। और इन 5-6 महीनों के अंदर कंबाइंड चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बना दिया गया है। हार के बाद 2-2 प्रमोशन देने वाला पाकिस्तान दुनिया का पहला देश बन चुका है। संवाददाता बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम विस्तार से जानकारी लेंगे कि अब क्या स्थिति है। लेकिन आपको हम ये बता दें कि 5 साल का अब कार्यकाल हो गया है मुनीर का। और 5 साल के कार्यकाल के अलावा जो सबसे बड़ी बात इसमें हुई है, इनिशिएटिव रहा कि इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर के आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। और आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरा भी आप सबके बीच आना एक बहुत प्रसन्नता का अवसर है। इस फोरम से जुड़ने के लिए और अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बिजनेस के लिए सिंप्लीफाइड प्रिडिक्टेबल मैकेनिज्म बनाए जा रहे हैं। भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच FTA पर चर्चा शुरू हो गई है। और साथियों, हम अलग अलग विषयों को लेकर के भी, जैसा अभी पीयूष जी ने उल्लेख किया था और जैसा राष्ट्रपति जी ने जो संभावनाओं का वर्णन किया है, उसे देखते हुए हम बहुत कम समय में बहुत बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। बिजनेस हो या डिप्लोमेसी, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति यही विश्वास है। यह हमारे साझे प्रयासों को दिशा भी देता है और गति भी देता है। यही वह लॉन्च पैड है जो हमें नए सपनों, नई आकांक्षाओं की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक
द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं साफ देख रहा हूं। हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेरा विश्वास बढ़ रहा है। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम किया जा रहा है, लेकिन साथियों, इन प्रयासों की असली शक्ति आप जैसे बिजनेस लीडर्स हैं। आपकी ऊर्जा, आपका इनोवेशन और आपका एम्बिशन, यही हमारे संयुक्त भविष्य को आकार देते हैं। फ्रेंड, पिछले 11 वर्षों में भारत में जिस स्पीड और स्केल के साथ हमने बदलाव किए हैं, वह अभूतपूर्व हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, इस सिद्धांत पर चलते हुए भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की और आगे बढ़ रहा है। और 11 वर्षों की इस रिफॉर्म यात्रा में हम न थके हैं, हम न रुके हैं। हमारे संकल्प पहले से ज्यादा मजबूत हैं और हम लक्ष्य की दिशा में बड़े आत्मविश्वास के साथ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म और कंप्लायंसेस में कटौती, ऐसे कदम उठाए गए हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। डिफेंस और स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। इससे इन सेक्टर्स में नए अवसर बने हैं। अब हम सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में भी नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहे हैं। यह केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं, बल्कि माइंडसेट रिफॉर्म्स हैं। इन रिफॉर्म्स के पीछे एक ही संकल्प है, विकसित भारत। फ्रेंड्स, कल और आज आपके बीच बहुत ही उपयोगी और सार्थक चर्चाएं हुई हैं। मुझे खुशी है कि भारत और रूस के सहयोग के सभी क्षेत्रों का इस बैठक में प्रतिनिधित्व किया गया है। आप सभी के सुझावों और प्रयासों के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरी ओर से हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विचार आपके सामने मैं रखता हूं। पहला, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आज की बैठक में राष्ट्रपति पुतिन और मैंने हमारे कनेक्टिविटी के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने पर बल दिया है। आईएनएसटीसी या तो फिर नॉर्दर्न सी रूट यानी चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर, इन पर हम आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जल्द ही इस दिशा में प्रगति होगी। इससे ट्रांजिट टाइम घटेगा, कॉस्ट कम होगी और बिजनेस के लिए नए मार्केट्स खुलेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी की ताकत के साथ हम कस्टम्स, लॉजिस्टिक्स और रेगुलेटरी सिस्टम को वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर से जोड़ सकते हैं। इससे कस्टम्स क्लियरेंस तेज होगा, पेपर वर्क घटेगा और कार्गो मूवमेंट अधिक सीमलेस बनेगा। दूसरा, मरीन प्रोडक्ट्स। हाल ही में रूस द्वारा भारत से डेयरी और मरीन प्रोडक्ट्स के निर्यात के लिए भारतीय कंपनियों की लिस्ट में विस्तार किया गया है।
इससे भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए नए अवसर बने हैं। भारत के हाई क्वालिटी मरीन प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड सी फूड, प्रोसेस्ड फूड, इसकी बड़ी मात्रा में ग्लोबल डिमांड है। हम कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, डीप सी फिशिंग और फिशिंग हार्बर्स के मॉडर्नाइजेशन में जॉइंट वेंचर और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बना सकते हैं। इससे रूस की डोमेस्टिक डिमांड भी पूरी होगी और भारतीय उत्पादों को नए मार्केट भी मिलेंगे। तीसरा, ऑटोमोबाइल सेक्टर। भारत अफोर्डेबल, एफिशिएंट ईवीज, टू व्हीलर्स और सीएनजी मोबिलिटी सॉल्यूशंस में आज ग्लोबल लीडर है। रूस एडवांस मटेरियल का बड़ा प्रोड्यूसर है। हम मिलकर ईवी मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और शेयर्ड मोबिलिटी टेक, इसमें साझेदारी कर सकते हैं। इससे हम न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे, बल्कि ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में भी योगदान दे सकते हैं। चौथा, फार्मा। भारत आज विश्व भर में किफायती मूल्यों पर उच्चतम क्वालिटी की दवाइयां सप्लाई कर रहा है। इसलिए भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। हम दोनों मिलकर जॉइंट वैक्सीन डेवलपमेंट, कैंसर थेरेपीज, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स और एपीआई सप्लाई चेन में सहयोग कर सकते हैं। इससे हेल्थ केयर सिक्योरिटी भी बढ़ेगी और नई इंडस्ट्रीज भी विकसित होगी। पांचवा, टेक्सटाइल। भारत के पास नेचुरल फाइबर से लेकर टेक्निकल टेक्सटाइल तक विशाल क्षमता है। डिजाइन, हैंडीक्राफ्ट्स और कारपेट्स में हमारी वैश्विक पहचान है। रूस पॉलीमर और सिंथेटिक रॉ मटेरियल्स का बड़ा प्रोड्यूसर है। हम साथ मिलकर रेजिलिएंट टेक्सटाइल वैल्यू चेन बना सकते हैं। इसी तरह फर्टिलाइजर, सिरेमिक्स, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग की कई संभावनाएं हैं। साथियों, सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में मैन पावर मोबिलिटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत आज दुनिया की स्किल कैपिटल के रूप में उभर रहा है। हमारा युवा टैलेंट टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, हर क्षेत्र में ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की क्षमता रखता है। रूस की डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को देखते हुए यह साझेदारी दोनों देशों के लिए अत्यंत उपयोगी है। जब हम भारत के टैलेंट को रूसी भाषा और सॉफ्ट स्किल में ट्रेनिंग देंगे, तो हम मिलकर एक ऐसी रशिया रेडी वर्कफोर्स तैयार कर सकते हैं जो दोनों देशों की शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को गति देगी। फ्रेंड्स, आज हम अपने दोनों देशों के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा पर कई अहम हमने फैसले लिए हैं। इससे दोनों देशों के बीच टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, टूर ऑपरेटर्स के लिए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बनेगी और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। फ्रेंड्स, आज भारत और रूस को इनोवेशन, को प्रोडक्शन और को क्रिएशन की नई यात्रा पर साथ चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य आपसी व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं है। हम पूरी मानवता की भलाई सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसके लिए ग्लोबल चैलेंज का स्थायी समाधान तैयार करना है।
भारत इस यात्रा में रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, पार्टनर विथ इंडिया एंड टुगेदर लेट अस मेक फॉर द वर्ल्ड। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति पुतिन और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई पॉइंट सामने रखे। सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री ने जो कही, उससे इशारा ये लगता है और ये मिलता है कि रूस भारत के युवाओं को, जो टैलेंटेड हैं, भारत के युवाओं को जिनके पास प्रतिभा है, उन्हें अपने यहाँ काम करने आने देने के लिए एक बड़ा स्पेस तैयार करने को रेडी है। और भारत ऐसे युवाओं को रूस भेजने के लिए तैयार है जो रशिया रेडी हो, मतलब जिनको रूसी भाषा भी आती हो, जिससे रूस के विकास में भाषाई दूरी ज्यादा बड़ी समस्या ना बने और ये एक तरीके से रोजगार के नए अवसरों को पैदा करेगा।